Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. Student, in lecture 10 we will be starting a new topic which is elasticity of demand and supply. Students, इससे पहले हमने बड़ी डिटेल में लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया और हमने कहा कि लॉ ऑफ डिमांड के दो ब्रॉड डिटर्मिनेंट्स हैं, एक मेजर डिटर्मिनेंट जिसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं और दूसरा माइनर डिटर्मिनेंट्स या नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, फैशन प्रेफरेंसेस, ब्रांड लॉयल्टी एट्सेट्रा। तो हमने ये कहा लॉ ऑफ डिमांड में कि ये माइनर फैक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग कांस्टेंट हैं और प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस इंक्रीज़ करती है तो इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस हो जाती है एंड वाइस वर्सा वाज आल्सो ट्रू। दूसरी तरफ हमने सप्लाई को डिस्कस किया और हमने कहा कि सप्लाई के भी दो डिटर्मिनेंट्स हैं, एक मेजर डिटर्मिनेंट है और कुछ माइनर डिटर्मिनेंट्स हैं। मेजर डिटर्मिनेंट में सिर्फ प्राइस है और माइनर डिटर्मिनेंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी है, टैक्सेस हैं, सब्सिडीज़ हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और फॉर द टाइमिंग हमने कहा कि ये सारे के सारे सप्लाई के माइनर फैक्टर कांस्टेंट हैं और प्राइस का क्वांटिटी सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप इस तरह से कि जब प्राइस इंक्रीज़ करती है तो प्रोड्यूसर्स और एंटरप्रेन्योर्स के रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ कर जाते हैं। जब उनके रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ करते हैं तो उनके प्रॉफिट इंक्रीज़ करते हैं और जब प्रॉफिट इंक्रीज़ करते हैं तो री इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है और प्रोडक्शन से सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। तो प्राइस का और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप था। इस लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई की थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन हमने बड़ी डिटेल में दी, प्लस इसको हमने डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन किया और हमने कहा कि डिमांड की एक कर्व बनती है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, सप्लाई की एक कर्व बनती है जो अपवर्ड स्लोपिंग होती है और लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को जहाँ क्रॉस करती हैं वहाँ पूरी मार्केट का इक्विलिब्रियम आ जाता है। उस इक्विलिब्रियम के ऊपर, उस स्टैटिक और कांस्टेंट इक्विलिब्रियम के ऊपर एक इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाती है which is the price that a consumer is willing to pay and the producer is willing to charge, और प्लस उसके साथ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाती है, वो बैलेंस्ड क्वांटिटी जिस पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वेट कर जाती है। तो हमने स्टूडेंट्स इसकी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन भी दी, इसकी अजम्पशंस भी डिस्कस की, इनके ग्राफ भी बनाए, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया कि प्राइस के चेंज होने से कितने परसेंट क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है या प्राइस के चेंज होने से कितने परसेंट क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है, या दोनों यानी डिमांड और सप्लाई के माइनर फैक्टर कितने परसेंट चेंज होने से कितने परसेंट क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है। यानी अभी तक हमने, अगर मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो अभी तक हमने ये गुफ्तगू नहीं की कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई कितने परसेंट रिस्पॉन्ड करती है जब जब उनके डिटर्मिनेंट्स चेंज होते हैं, चाहे मेजर फैक्टर है चाहे माइनर फैक्टर है। तो इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमने न्यूमेरिकली किस तरह से कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब हम चीज़ों को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं तो वो रियल लाइफ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो जाती हैं और फिर उसकी इम्प्लीकेशंस भी आना शुरू हो जाती हैं गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर। तो एक बात याद रखिएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का मतलब ये है कि हम लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। इससे पहले हमने उसको थ्योरेटिकली और ग्राफिकली किया है। तो किसी भी चीज़ की जस्टिफिकेशन तीन तरह से हो सकती है, आप उसको थ्योरी में बता सकते हैं, आप उसको डायग्राम से समझा सकते हैं, आप उसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं, मीन न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू अवर टॉपिक हम सबसे पहले एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि इलास्टिसिटी को हम डिस्कस करेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी को एप्सिलॉन ई के साथ मेंशन किया जाता है। ये ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन। इलास्टिसिटी की दो टाइप्स हैं,
द वन इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द अदर वन इज़ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हम इस लेक्चर में, लेक्चर 10 में और लेक्चर 11 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट के तौर पे छोड़ रहा हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की को 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द सेकंड वन इज़ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द थर्ड वन इज़ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोफिशिएंट आपको नज़र आ रहा है कि इसे एप्सिलॉन पी से मेंशन किया जाता है। एप्सिलॉन मैंने बता दिया ये इलास्टिसिटी का सिंबल है, और सबस्क्रिप्ट में जो पी नज़र आ रहा है इसका मतलब यह है कि दिस इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसका फार्मूला आपके सामने नज़र आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाई P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाई Q2 प्लस Q1। अब Q2 क्या है यहाँ पे, ये सेकंड क्वांटिटी है जो चेंज हुई है, Q1 हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी है, P2 ये न्यू प्राइस है, P1 ये इनिशियल प्राइस है। तो न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाई न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस इनटू द सम ऑफ ऑल प्राइसेस डिवाइडेड बाई द सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़। जब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक कोफिशिएंट आ जाएगा, उस कोफिशिएंट को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। दूसरी टाइप हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की है। कोफिशिएंट आपको नज़र आ रहा है एप्सिलॉन वाई। एप्सिलॉन अगेन ये इलास्टिसिटी का सिंबल है, और कैपिटल वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम के लिए शो किया जाता है। और इसका फार्मूला है अगेन Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Y2 माइनस Y1। Q2 अगेन ओल्ड न्यू क्वांटिटी माइनस Q1 the old quantity divided by Y2 which is the new level of income minus Y1 which is the old level of income into the sum of all level of income divided by the sum of all level of quantities. And the third one is the cross price elasticity of demand, और इसका कोफिशिएंट आपके पास E के साथ है, और यहाँ पे हम इसे कैपिटल C के साथ डिनोट करेंगे। C मीन्स क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसका फार्मूला है Q2y माइनस Q1y डिवाइडेड बाई P2x माइनस P1x इंटू P2x प्लस P1x डिवाइडेड बाई Q2y प्लस Q1y। अब Q2 माइनस Q1 तो आपको पता चल गया है। y का मतलब ये है कि यहाँ पे y प्रोडक्ट की बात हो रही है, और प्राइस के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में x लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये प्राइस ऑफ x प्रोडक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये फार्मूले हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं फॉर्मली ये हम देखते हैं। तो डेफिनेशन है सिंपली इलास्टिसिटी की, डेट इलास्टिसिटी इज़ ए मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई टू ए चेंज इन वन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स। द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज एप्सिलॉन एंड डेट इज डिनोटेड बाई ई। अब डेफिनेशन बड़ी सिंपल और बड़ी क्लियर और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इलास्टिसिटी एक मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, यानी इस इलास्टिसिटी ने रिस्पॉन्ड करना है, और रिस्पॉन्ड इसने थ्योरेटिकली या ग्राफिकली नहीं करना, इसने न्यूमेरिकली रिस्पॉन्ड करना है कि क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड ये कब चेंज होते हैं, जब इनके डिटर्मिनेंट में चेंज आता है। ये बड़ी जनरल सी डेफिनेशन है इलास्टिसिटी की। तो हम मूव करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ, जो इस लेक्चर में और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू ए चेंज इन वन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स। अब वही डेफिनेशन है, फ़र्क क्या आ गया कि अब यहाँ पे हमने सिर्फ क्वांटिटी डिमांड की तस्करा किया है। द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सिंबॉलिकली डिनोटेड बाई एप्सिलॉन डी। अब सबस्क्रिप्ट में जो डी नज़र आ रहा है इसका मतलब ये डिमांड को शो कर रहा है, एप्सिलॉन डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने एजेंडा में भी डिस्कस किया। तो हम मूव करते हैं सबसे पहली टाइप विच इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजर
that shows how much quantity demand of a product responds to a change in the price of its own product. यानी यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड कितने % चेंज होती है या कैसे चेंज होती है जब प्राइस चेंज होती है। इसका मतलब है कि ये मेजर फैक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। मैंने आपको पिछले कपल ऑफ लेक्चर में मैं कंसिस्टेंटली ये बोलता चला आ रहा हूँ कि क्वांटिटी डिमांड का या लॉ ऑफ डिमांड का मेजर फैक्टर वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस है। जब आप क्वांटिटी डिमांड को प्राइस के साथ न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय एप्सिलॉन पी। अब सबस्क्रिप्ट में जो पी है इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुड बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर तो इसका कोफिशिएंट या जो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है और ऐसी प्रोडक्ट मार्शल्स प्रोडक्ट या मार्शल्स गुड कहलाती है। क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी थी लॉ ऑफ डिमांड, और उन्होंने कहा था कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस हो जाती है। तो रिलेशनशिप थ्योरी में भी नेगेटिव था और न्यूमेरिकल रिलेशनशिप भी नेगेटिव आना चाहिए। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे ये मार्शल प्रोडक्ट है, अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता और जो प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन है वो गिवन गुड है। यानी वो गुड्स जिनकी प्राइस के इंक्रीज से डिमांड इंक्रीज होती है। तो थोड़ा सा हम इसको न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं। आपके सामने एक स्केड्यूल नज़र आ रहा है। इस स्केड्यूल में आप सबसे पहले ये दो कॉलम देखें जो कि आपके लिए फेमिलियर है, वेल नोन है, आप लोगों ने पहले देखे हुए हैं। द फर्स्ट वन इज़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, द सेकंड कॉलम इज़ द क्वांटिटी डिमांड। प्राइस आपके सामने नज़र आ रहा है कि इनिशियल प्राइस 10 रुपीज़ है और इस इनिशियल प्राइस के ऊपर जो क्वांटिटी डिमांड है वो 25 यूनिट्स है। अब क्या हुआ कि प्राइस में इंक्रीज़ आ गया, यानी प्राइस 10 से इंक्रीज़ होकर 12 पे चली गई, यानी 2 रुपये का इजाफा हुआ। जैसे ही प्राइस 10 रुपीज़ से 12 रुपीज़ पे जाएगी, इंक्रीज़ हो गई, तो लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी फ्रॉम 25 यूनिट टू 20 यूनिट्स। अब ये एक बड़ा सिंपल सा स्केड्यूल है। आपने क्या करना है, इस स्केड्यूल से या इस डिमांड टेबल से आपने प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड कैलकुलेट करनी है। अब उसके लिए आपको ये फार्मूला जो कि आपने पहले देखा होगा ये पता होना चाहिए, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1। अब यहाँ पे ये देखें कि Q2 माइनस Q1, ये Q2 क्या है, तो देखें इन Q2 मैंने कहा था ये न्यू क्वांटिटी है, तो इस न्यू क्वांटिटी को मैंने लेबल कर दिया है विच इज़ 20, Q1 विच इज़ द ओल्ड क्वांटिटी 25। अब P2 माइनस P1 हमें चाहिए। P2 क्या है, इट इज़ द न्यू प्राइस विच इज़ 12 एंड P1 क्या है विच इज़ द ओल्ड प्राइस डेट इज़ 10 रुपीज़। तो P1 P2 भी मेंशन हो गया, Q1 Q2 भी मेंशन हो गया, इनिशियल प्राइसेस और क्वांटिटीज़ भी आ गई, न्यू प्राइसेस और क्वांटिटीज़ भी आ गई। इसको आप सिंपली फार्मूला में पुट कर दें, 20 माइनस 25, 12 माइनस 10 इंटू 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 25। इसको आप कैलकुलेट करें तो आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, जो कोफिशिएंट आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का, वो आएगा -1.2। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज -1.2 मीन्स? द कोफिशिएंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टेलिंग अस टू थिंग्स। The one is sign and the other one is magnitude. Negative sign tells us that there is negative relationship between price and quantity demand, which means the law of demand holds true, so the product under consideration is Marshall product. Whereas magnitude tells us that as price goes up by 1%, so this is assumed, as price goes up by 1%, then quantity demand goes down by 1.2%. अब -1.2 के दो मतलब यहाँ पे है। माइनस साइन ये बता रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है, और 1.2 ये बता रहा है कि अगर सपोज करें कि प्राइस में 1% इजाफा हो
तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 1.2% डिक्रीज होगी। इसका मतलब है क्वांटिटी डिमांड का जो डिक्लाइन है वो प्राइस के इंक्रीज से ज़्यादा है। तो अब हमने इस रिलेशनशिप को न्यूमेरिकली भी जस्टिफाई कर दिया। आप इसमें एग्जांपल वो शुरू वाले टेबल की भी ले सकते हैं जिसमें मैंने प्राइस को 2.4 और क्वांटिटी को 4.2 एज्यूम किया था, और आप ये एग्जांपल भी ले सकते हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन करना क्या है कि आपने इसे एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है और उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। सेकंड टाइप हमारे पास है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये अदर फैक्टर्स की बात हो रही है, अब ये मेजर फैक्टर की बात नहीं हो रही। क्रॉस प्राइस का मतलब है कि आपने एक प्रोडक्ट की प्राइस को किसी दूसरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड के साथ रिलेट करना है। आपको याद होगा मैंने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का तज़किरा किया था जिसमें हमने सब्सटीट्यूट और कंप्लीमेंट की बात की थी, तो ये वही बात हो रही है। तो डेफिनेशन देखते हैं। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस दैट शोज हाउ मच क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट रिस्पॉन्ड्स टू ए चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर प्रोडक्ट। यानी एक प्रोडक्ट की प्राइस को किसी दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड के साथ आपने रिलेट करना है। सो द कोफिशिएंट ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय एप्सिलॉन सी। This is the cross price elasticity of demand. And again there is possibility that the coefficient of cross price elasticity of demand could be negative and positive. If the coefficient of cross price elasticity of demand is negative, which means the two goods under consideration are perfect complement. जिसका मतलब ये है कि जब किसी X प्रोडक्ट की प्राइस में इजाफा होता है तो Y प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, तो नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा। और अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव आ जाए तो फिर वो सब्सटीट्यूट है, जिसका मतलब ये है कि अगर एक्स प्रोडक्ट की प्राइस में इजाफा हो तो वाई प्रोडक्ट की डिमांड में भी इजाफा हो जाता है। तो दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। जब दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है तो वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट कहलाती है। थोड़ा सा न्यूमेरिकली भी इसे देख लेते हैं। अब इस टेबल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन कॉलम है वो दो कॉलम है। The first one is the price of X product which is in rupees. The second one is the quantity demand of Y product which is in units. यानी X product आप सपोज कर लें कि प्राइस ऑफ टी है और Y प्रोडक्ट आप सपोज कर लें प्राइस ऑफ कॉफ़ी है, यानी सब्सटीट्यूट है। ये कंप्लीमेंट भी हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चलेगा। तो आप देखें कि प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट जब 10 रुपीज़ थी और इसके ऊपर जो क्वांटिटी थी वो 30 यूनिट थे, तो क्या हुआ कि प्राइस 10 से इंक्रीज़ होकर एक्स प्रोडक्ट की 15 पे चली गई और क्वांटिटी 30 से इंक्रीज़ होकर 35 पे चली गई। तो कैलकुलेट दी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फार्मूला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जब Q2 और Q1 मेंशन है तो इसके सुपरस्क्रिप्ट में Y लिखा हुआ है, इसका मतलब है Y प्रोडक्ट की बात हो रही है, और P2 और P1 के सुपरस्क्रिप्ट में X लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये X प्रोडक्ट की प्राइस की बात हो रही है। अब ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में अदर फैक्टर डिस्कस किए थे ना, या माइनर फैक्टर, ये उसकी बात हो रही है। तो आपने क्या करना है, आपको Q2 और Q1 चाहिए, P2 और P1 चाहिए इस फार्मूले से। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि P1 इनिशियल प्राइस को कहते हैं, P2 न्यू प्राइस को कहते हैं, उसी तरह से Q1 न्यू क्वांटिटी को कहते हैं और Q1 ओल्ड क्वांटिटी को कहते हैं और Q2 न्यू क्वांटिटी को कहते हैं। तो इस वैल्यूज़ को इस फार्मूले में प्लॉट कर दें। 35 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 10 इंटू 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 30। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कोफिशिएंट की ये वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 0.38। अब इस 0.38 का मतलब क्या है, ये बात आप इंटरप्रिटेशन से देख सकते हैं। डैट द कोफिशिएंट ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टेलिंग अस टू थिंग्स। डैट इज़ द वन इज साइन
and the other one is magnitude. Positive sign tells us that two goods under consideration are perfect substitutes. ज़ाहिर बात है पॉजिटिव का मतलब ये है कि एक ही प्राइस में इजाफा हुआ है और दूसरे की क्वांटिटी में जब इजाफा हो जाए तो ये इसका आपस में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव होता है और वो सब्सटीट्यूट कहलाती है. वेयर एज मैग्नीट्यूड टेल्स अस दैट एज प्राइस गोज अप सपोज्ड बाई 1% देन क्वांटिटी डिमांड गोज अप बाई, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, द क्वांटिटी डिमांड गोज अप बाई 0.38%. यानी सपोज करें कि जब 1% प्राइस इंक्रीज़ करती है एक्स प्रोडक्ट की, या 1% जब टी की प्राइस इंक्रीज़ करती है, तो ये इमेजिन किया जाता है कि 0.38% कॉफ़ी की डिमांड में इंक्रीज़ आ जाएगा. या 1% अगर पेप्सी की प्राइस में इंक्रीज़ आता है तो 0.38% कोक की डिमांड में इजाफा हो जाएगा. इसलिए कि ये दोनों परफेक्ट सब्सटीट्यूट हैं और इसलिए कि इनका साइन पॉजिटिव साइन के साथ आया. और तीसरी हमारे पास टाइप है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये इनकम भी अदर फैक्टर है लॉ ऑफ डिमांड का. आपको याद होगा हमने इनकम ऑफ द कंज्यूमर पढ़ा था, और उस इनकम ऑफ द कंज्यूमर में मैंने कहा था कि इनकम के साथ अगर क्वांटिटी डिमांड को रिलेट करें तो गुड्स नॉर्मल भी हो सकती हैं, इन्फीरियर भी हो सकती हैं. तो डेफिनेशन देखते हैं. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ए मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस दैट शोज हाउ मच क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट रिस्पॉन्ड्स टू ए चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर और हाउस होल्ड. यानी इनकम के चेंज होने से कितने % क्वांटिटी चेंज होती है. ये बात हम जानते हैं कि चेंज होती है, और वो नॉर्मल भी हो सकती है, इन्फीरियर भी हो सकती है, लेकिन न्यूमेरिकली कितने % होती है उसके लिए हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी पड़ती है. द कोफिशिएंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सिम्बॉलिकली डिनोटेड बाई एप्सिलॉन वाई. ये थोड़ा सा करेक्शन देख लीजिएगा, ये पी की जगह वाई आ जाएगा, एप्सिलॉन वाई, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड. So the income elasticity demand can be negative or it can be positive. If it is negative, then the products under consideration are inferior goods, and if positive, then the product under consideration are normal goods. यानी इनकम के इंक्रीज़ होने से अगर किसी चीज़ की डिमांड में इजाफा हो जाए तो वो नॉर्मल कहलाती है, और अगर कमी हो जाए तो वो इन्फीरियर कहलाती है. और उसकी डिटेल हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस की हुई है. हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ. और अगेन आपके पास जो इम्पोर्टेंट कॉलम है वो ये 2 कॉलम है जो मैंने हाईलाइट किए हैं. पहला कॉलम ये बता रहा है कि इनकम ऑफ द हाउस होल्ड विच इज़ इन रुपीज़, 1000 रुपीज़. ये मंथली इनकम भी आप इससे समझ सकते हैं. और दूसरे नंबर पे क्वांटिटी डिमांड की जगह पे हमारे पास एडमिशन एप्लीकेशन एट PUGC. ठीक है, और ये हम नंबर्स के अंदर मेंशन कर देते हैं. तो इनकम हमारे पास मंथली इनकम है हाउस होल्ड की. लेट्स सपोज गुजरावाला के हाउस होल्ड की मंथली इनकम है, और एडमिशन एप्लीकेशंस जो रिसीव हो रही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरावाला कैंपस को, वो नंबर्स के अंदर मेंशन है. इसे आप क्वांटिटी डिमांड समझ सकते हैं. अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर है 20,000 रुपीज़, और इसमें 10,000 का इंक्रीज़ आ जाता है किसी भी वजह से. गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये इनकम बढ़ा दिया अपने बजट या गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ से. और इसके साथ ये एक वेरिएबल है एडमिशन एप्लीकेशन एट PUGC फॉर अंडर ग्रेजुएशन. और हमने ये देखा कि लास्ट ईयर जब हाउस होल्ड की इनकम मंथली इनकम 20,000 रुपीज़ थी, तो गुजरावाला कैंपस को 1500 एडमिशन एप्लीकेशन रिसीव हुई थी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए. और जैसे ही इनकम में 30,000 यानी 10,000 का इजाफा हुआ और इनकम 30,000 हो गई, तो ये देखा गया कि उसके बाद यानी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के बाद गुजरावाला कैंपस को अंडर ग्रेजुएशन के लिए 500 ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, यानी 2000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं. तो यहीं से हमें नज़र आ जाता है कि इनका रिलेशन जो है ये पॉजिटिव है, डायरेक्ट रिलेशन है. जैसे ही हाउस होल्ड की इनकम में इजाफा हुआ तो उन्होंने अपने बच्चों को बजाय जॉब्स पे भेजने के, उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ भेज दिया, यूनिवर्सिटी की तरफ भेज दिया तालीम हासिल करने के लिए. तो इसका मतलब है कि एजुकेशन जो है वो गुजरावाला कैंपस की जो एजुकेशन है वो गुजरावाला की फैमिली के लिए, गुजरावाला के हाउस होल्ड के लिए, गुजरावाला के पेरेंट्स के लिए नॉर्मल प्रोडक्ट है. यानी वो एजुकेशन को प्रेफर करते हैं.
तो फार्मूला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है डेट इनकम इलास्टिसिटी इज एप्सिलॉन वाई विच इज़ इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Y2 माइनस Y1 इंटू Y2 प्लस Y1 डिवाइडेड बाई Q2 प्लस Q1। हमें चाहिए Q2 माइनस Q1 और Y2 माइनस Y1 और बिल्कुल उसी तरह से Y1 हमारे पास इनिशियल इनकम है विच इज़ 20,000, Y2 हमारे पास न्यू इनकम है विच इज़ 30,000, Q1 हमारे पास इनिशियल या ओल्ड क्वांटिटी थी विच इज़ 1500 एडमिशन एप्लीकेशंस ऑफ अंडर ग्रेजुएशन, Q2 हमारे पास न्यू क्वांटिटी है विच इज़ 2000 एडमिशन एप्लीकेशंस एट PUGC फॉर अंडर ग्रेजुएशन एडमिशंस। इन वैल्यूज़ को Y1, Y2 और Q2, Q1 को हमने फार्मूला के अंदर प्लॉट किया और हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो हुई है 0.712। अब इस 0.712 का क्या मतलब है ये हम इंटरप्रिटेशन से देख लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टेलिंग अस टू थिंग्स, द वन इज साइन एंड द अदर वन इज मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव साइन टेल्स अस दैट admission application or education under consideration at PUGC is a normal good for the family of Gujranwala, and magnitude tells us that as income of the household of Gujranwala supposed increases by 1%, then quantity demand goes up by 0.712%। इसका मतलब है कि जब इनकम में 1% इजाफा होता है तो एडमिशन की प्रोबेबिलिटी में 0.712% इजाफा हो जाता है। सो एजुकेशन इज़ नॉर्मल गुड। सो द कंक्लूजन इज़ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की दो पॉसिबिलिटी हैं। नेगेटिव होगा तो वो मार्शल गुड हैं, पॉजिटिव है तो वो गिफन गुड्स हैं। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसके भी दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर ये इसका कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए तो प्रोडक्ट कंप्लीमेंट कहलाएंगी, like ink and pen, like petrol and car, like shoes and shirt, like jeans and shoes। और अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट हैं, like टी एंड कॉफ़ी, पेप्सी एंड कोक। और इनकम इलास्टिसिटी डिमांड की भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेगेटिव आ जाए तो प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन जो होंगी वो इन्फीरियर गुड्स कहलाएंगी, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन नॉर्मल गुड्स कहलाएंगे। तो अगेन इस तरह से है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसकी तीनों टाइप्स, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड को क्वांटिफाई कर रहा है उसके मेजर फैक्टर के साथ भी प्लस उसके अदर फैक्टर के साथ भी। सो टिल नाउ थैंक यू वेरी मच।